हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम बात करेंगे 16 दिसंबर 2025 के करंट अफेयर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो स्क्वैश इन वर्ल्ड कप 2025 में भारत ने किस देश को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। तो भारत ने हाल में ही हांगकांग को हराया है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो स्क्वैश जो वर्ल्ड कप है भारत ने पहली बार जीता है। ये 9 से लेकर 14 दिसंबर को चेन्नई तमिलनाडु में आयोजित हुआ था और फाइनल मुकाबले में की बात करें तो भारत ने हांगकांग को हरा के 3-0 से इसे हराया है। उसके साथ साथ जो खेल जगत से और भी जो वर्ल्ड कप जब हमने जो अपने नाम किए हैं उन पे भी एक नज़र डालते हैं। तो आईसीसी जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 भारत ने जीती है। आईसीसी महिला विश्व जो क्रिकेट कप है 2025 वो भी भारत ने अपने नाम किया है। महिला कबड्डी जो विश्व कप है तो वो भी भारत ने अपने नाम किया है। पहला जो ब्लाइंड जो महिला T20 क्रिकेट विश्व कप है वो भी भारत ने अपने नाम किया है। एशिया कप क्रिकेट 2025 भारत और बैडमिंटन जो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 पुरुष एकल की बात करें लक्ष्य सेन भारत से। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 भारत के जो पदक आए हैं वो 22 पदक आए हैं। जूनियर जो मेंस हॉकी विश्व कप 2025 जर्मनी ने। एशिया कप हॉकी 2025 भारत ने। साउथ एशियन जो फुटबॉल फेडरेशन कप 2025 वो भी भारत ने अपने नाम किया है। अगले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हाल में ही जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में दुनिया का कौन सा स्थान भारत को मिला है। तो उसका जो राइट आंसर है वो तीसरे स्थान भारत को मिला है। तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक नई रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में हमें जो भारत को है बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। उन्होंने बोला है कि दुनिया का जो तीसरा सबसे मजबूत देश बन गया है जो भारत है। अगर हम बात करें पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर चीन है और तीसरे स्थान पर इंडिया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत की एआई रिसर्च पब्लिकेशन और इनोवेशन की क्षमता की सराहना भी की गई है। उसके बाद और भी रैंक्स आए हैं जो 2025 में, उन पर एक नज़र डालते हैं। जैसे कि जो मानव विकास रिपोर्ट 2025 जारी करता कौन है। तो ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है। कितने देश हैं इसके अंदर 193 और जो सबसे ऊपर जो देश है वो आइसलैंड है। भारत का कितना रैंक है 130। अगर हम बात करें विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचक की तो जारीकर्ता कौन है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स। तो कितने देश हैं 180 देश। सबसे ऊपर देश कौन सा है नॉर्वे। भारत का कौन सा स्थान है 151। वैश्विक जो नेटवर्क तत्परता सूचक 2025 में 170 देशों में से 36 भारत का रैंक है। विश्व शांति सूचक 2025 जो जारी किया है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने तो 163 देश के अंदर जो आइसलैंड सबसे ऊपर है और भारत का जो स्थान है 115 है। अगर हम भ्रष्टाचार धारणा सूचक 2024 की बात करें तो जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और सम्मिलित कितने देश हैं 180। सबसे ऊपर का जो देश है डेनमार्क है और भारत का 96 रैंक है। ग्लोबल फायर जो पावर इंडेक्स 2025 की बात करें जारी करता है ग्लोबल जो फायर जो work.com और सम्मिलित देश जो है 145 है और जो सबसे ऊपर देश है वो अमेरिका है। भारत का जो स्थान है वो चौथा है। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 की बात करें जारी करते हैं हेनले एंड पार्टनर्स। सम्मिलित देश कितने हैं 195। सबसे ऊपर का जो पासपोर्ट किसका है सिंगापुर का और भारत का 85 जो है रैंक पर आया है। अगला क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हाल में ही प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं वो 15 से 18 दिसंबर 2025 में किन देश में यात्रा करेंगे। तो उसका जो राइट आंसर है जॉर्डन। जो उसके बाद इथोपिया और ओमान के अंदर वो अपनी यात्रा करेंगे दिसंबर के महीने में। अब होगा क्या यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 से 18 दिसंबर 2025 को जॉर्डन इथोपिया ओमान की यात्रा पर रवाना होंगे। उद्देश्य क्या है इस यात्रा का राजनीतिक आर्थिक और संस्कृति संबंधों को मजबूत करना। अगर हम बात करें जॉर्डन की यात्रा तो जॉर्डन के जो राजा है अब्दुल्ला द्वितीय ने उन्हें आमंत्रित किया है। यह यात्रा भारत और जॉर्डन के बीच में 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हो रही है। वे राजा जो प्रधानमंत्री जाफर हसन और क्राउन प्रिंस अल हुसैन से भी मुलाकात करेंगे। उसके बाद दो देश और बचते हैं वो इथोपिया में जाएंगे। मोदी जी इथोपिया की संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। वे भारत के मदर ऑफ डेमोक्रेसी बताते हुए भारत इथोपिया सहयोग पर जोर देंगे। यही यात्रा जो होगी ग्लोबल साउथ को मजबूत करने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगी।
अगर हम बात करें ओमान की यात्रा में, ओमान की जो मोदी जी ओमान का नेतृत्व में मुलाकात करेंगे। उद्देश्य क्या है? भारत और ओमान के बीच में जो व्यापार, ऊर्जा और संस्कृति संबंध को और मजबूत करना इसका मेन मोटो रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की जो पहली डिजिटल जनगणना जो कब आयोजित की जाएगी, तो उसका जो राइट आंसर है वो 2027 के अंदर इसकी जो जनगणना है वो स्टार्ट की जाएगी। तो होगा क्या? जो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल में ही डिजिटल जनगणना का प्रस्ताव को मंजूरी दी है। भारत की जो पहली डिजिटल जनगणना है वो 2027 में आयोजित की जाएगी और इसके लिए 11,718 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। अब क्वेश्चन ये है कि जनगणना पूरी प्रक्रिया जो होगी पूरी तरह से डिजिटल होगी, यानी मोबाइल जो ऐप और टैबलेट्स के से जुटाया जाएगा। यह जो जनगणना है 2 चरणों में होगी। पहला चरण अप्रैल से सितंबर 2026 तक होगा, जिसमें हाउस लिस्टिंग और आवास जनगणना की जांच होगी, और दूसरा चरण जो होगा फरवरी 2027 में जनसंख्या जनगणना और जाति गणना की जाएगी। उसके साथ साथ कुछ और जनगणना से रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स को भी देखते हैं। इस जनगणना में पहली बार जो जाति आधारित डाटा भी शामिल होगा। कोविड-19 महामारी के बाद 2021 में जनगणना स्थगित की गई थी, तो अब इसे 2027 में डिजिटल रूप से किया जाएगा। भारत में जो पहली बार जनगणना हुई है वो 1872 में की गई थी और जो कि गैर आधिकारिक थी। पहली आधिकारिक जो जनगणना है वो ऑफिशियली जो है वो 1881 में की गई थी। तो जनगणना हर बार 10 साल में एक बार होती है। जनगणना का जो संचालन है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त द्वारा की जाती है। और जनगणना 2011 की जो जनगणना हुई थी वो 15वीं जनगणना हमारे देश की थी। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही जो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 में लगातार चौथी बार कौन सा जो राज्य है विजेता रहा है, तो उसका जो राइट आंसर है वो आंध्र प्रदेश उसका चौथी बार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो हाल में ही जो राष्ट्रीय ऊर्जा जो संरक्षण पुरस्कार 2025 को प्रदान किए गए हैं। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार हर वर्ष भारत के सरकार के द्वारा ऊर्जा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा दिए जाते हैं। तो आंध्र प्रदेश जो है वो 4th टाइम राष्ट्रीय ऊर्जा जो संरक्षण पुरस्कार जीता है। तेलंगाना ने जो राज्य प्रदर्शन श्रेणी में दूसरा स्थान लिया है। यह पुरस्कार हर वर्ष 14 दिसंबर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर दिए जाते हैं। उसके साथ साथ कुछ और सम्मान और पुरस्कार हाल में ही दिए गए हैं। इजराइल का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और डोनाल्ड ट्रंप को, साहित्य का जो नोबेल प्राइज जो पुरस्कार है लैज़लो होरोकोई को, नोबेल शांति पुरस्कार मारिया कोरिना माचाडो को, और अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है जोइला मोकोइरी, फिलिप्स अध्ययन और पीटर हॉविट्स को दिया गया है। कृषि मीडिया पुरस्कार श्री प्रसन्न कुमार को, पीवी नरसिम्हा अवार्ड मनमोहन सिंह को, कैम्बल इंटरनेशनल अवार्ड यूनुस अहमद को, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मोहनलाल को, और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 बानू मुश्ताक को भारत से, पेन ट्रांसलेट अवार्ड 2025 जो है गीतांजलि श्री भारत को दिया गया है। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत के जो नए मुख्य सूचना आयुक्त हैं वो उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है हीरालाल सामरिया उनका नाम है। तो उसके साथ उनके जो क्वेश्चन ये है कि तो उसका जो राइट आंसर है हीरालाल सामरिया नहीं, राजकुमार गोयल उनका नाम है। हीरालाल सामरिया जो है वो प्रीवियस जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे इंडिया के। तो हाल में ही हुआ क्या है, जो पूर्व एक IAS अधिकारी हैं राजकुमार गोयल ने भारत के जो मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर शपथ ली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें राष्ट्रपति भवन में ये शपथ दिलाई है। उससे पहले जो इस पद पर थे उनका नाम था हीरालाल सामरिया। अगर हम बात करें मुख्य सूचना आयुक्त की, भारत के केंद्रीय सूचना आयोग का जो प्रमुख होता है, यह सूचना अधिकार अधिनियम 2025 RTI एक्ट 2005 के तहत हुआ था। आयोग का काम यह है कि केंद्रीय सरकारी विभागों और संस्थाओं से जुड़ी हुई जितनी भी सूचनाएं हैं नागरिकों को उपलब्ध कराना। CIC की बात की जाए तो उनके अन्य सूचना आयुक्त नागरिकों की अपील और शिकायतों की सुनवाई करते हैं और यह पद राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। उसके बाद जितने भी अध्यक्ष हैं उन पर एक नज़र डालते हैं और जितने भी
जैसे कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं सुमन कुमार बेरी और नीति आयोग के सीईओ हैं BVR सुब्रमण्यम। अगर हम यूपीएससी की बात करें, अध्यक्ष हैं अजय कुमार और 23 आयोग के जो अध्यक्ष हैं दिनेश महेश्वरी। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं विजय किशोर राहटकर और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के आयोग के अध्यक्ष हैं हंसराज गंगाराम आहिर और कर्मचारी योजना आयोग के अध्यक्ष हैं S जो गोपाल कृष्णन और 8वें वेतन के जो आयोग के अध्यक्ष हैं उनका नाम है रंजना प्रकाश देसाई। उसके बाद और भी अध्यक्ष हैं, जैसे कि भारत के लोकपाल के अध्यक्ष हैं अजय मानीकरव और खानीविलकर और जो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं अरविंद पानगड़िया और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के आयोग के अध्यक्ष हैं अंतर सिंह आर्य और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के आयोग के जो अध्यक्ष हैं किशोर मकवाना। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं C रामा सुब्रमण्यम। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के हैं प्रियंका कानूगोंगो और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के जो अध्यक्ष हैं इकबाल सिंह लालपुरा है, उनके अध्यक्ष हैं। अगले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हाल में ही जो कविता चांद हैं तो चंदा हैं, उन्होंने जो कविता चांद है वो किस राज्य से संबंधित हैं, जिन्होंने हाल में ही अंटार्कटिका जो टीका की बात करें कि सबसे जो ऊंची चोटी है जिसका नाम क्या है माउंट विंसन है कि सफलतापूर्वक चढ़ाई की है, तो वो उत्तराखंड से हैं। तो ये उत्तराखंड की जो पर्वतारोही हैं कविता चंद ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी की माउंट विंसन 2000 जो है 4892 मीटर पर है सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। यह तो उपलब्धि उन्होंने 12 दिसंबर 2025 को हासिल की है। ये उसके बाद जो अल्मोड़ा उत्तराखंड की रहने वाली है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि उसके बाद जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में अगर हम बात करें कामी रीता को जो नेपाल से है, वो 31 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई जो पूरी करने वाली एकमात्र व्यक्ति हैं। गीता जो सोमंता है वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली CISF अधिकारी हैं। ज्योति रात्रे 55 वर्ष के हैं जो माउंट पर चढ़ने वाली भारत की सबसे उम्र दराज महिला हैं। उसके बाद कॉटर डालस जो है स्कॉटलैंड से सबसे कम उम्र 2 वर्ष में माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने वाले। तेजवीर सिंह माउंट एल्बर्ट पर चढ़ने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही। अरुणाचल प्रदेश के जो काबा क्यानो है अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट कालिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। छेनी उमांग जो है माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली जो भारत की पहली और दुनिया की 5वीं जो दृष्टिबाधित व्यक्ति बनी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है चिली के जो नए राष्ट्रपति बने हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है जोस एंटीनियो कास्ट, उनका नाम है जो हाल में ही बने हैं। तो वो जो चिली के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं तो फॉर राइट रिपब्लिकन पार्टी के वो उम्मीदवार हैं। उनको 58% वोट मिले हैं और ये चिली के 38वें जो राष्ट्रपति हैं उनका कार्यकाल 11 मार्च 2026 से शुरू होगा। और चिली दक्षिण जो अमेरिका का एक देश है जिसकी जो राजधानी है सैंटियागो है और इसकी जो सीमा की बात करूँ पेरू, बोलिविया, अर्जेंटीना से लगती है। पश्चिमी में इसका जो किनारा है प्रशांत महासागर से जुड़ा है। चिली की अर्थव्यवस्था है जो तांबा का उत्पादन सबसे महत्वपूर्ण है। अगला और लास्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो किसे टाइम मैगजीन द्वारा जो टाइम एंटरटेनर ऑफ द ईयर चुना गया है, तो उसका जो राइट आंसर है लियोनार्डो और डिकैप्रियो को चुना गया है। अगर हम बात करें CEO ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? नील मोहन को। पर्सन ऑफ द ईयर किसको चुना गया? आर्किटेक्ट्स ऑफ द AI। एथलीट्स ऑफ द ईयर कैस्टलिन क्लार्क को चुना गया है। तो आज का जो नॉलेज बता है उसमें हम देखते हैं कि जो सबसे ऊंची चोटी कौन कौन सी है। अगर हम पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात करें, माउंट एवरेस्ट जो 8848 नेपाल और चीन में है। K2 जो गॉडविन ऑस्टिन है 8811 मीटर है। कंचनजंगा 8588 मीटर भारत नेपाल। और उसके बाद है लोथोस जो है 8516 मीटर नेपाल चीन। मकालू 8485 मीटर नेपाल चीन। चाऊ जो है 8188 नेपाल चीन। धौलागिरी जो है 8167 नेपाल। मनुसुलू जो है 8163 जो है नेपाल।
नागा पर्वत 8126 मीटर पाकिस्तान, अन्नपूर्णा वन जो है 8091 मीटर, वो भी नेपाल के अंदर है। उसके बाद जो ये मेन जो चोटियां हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो आपके स्ट्रेटेजी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द करंट अफेयर्स ऑल्सो, एंड जो जैसे कि रेलवे और एसएससी के जो पेपर चल रहे हैं उनके लिए भी आपको ये सही रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।